this knowledge session on Tally Prime. So आज के जो सेशन है उसको हमने कुछ जो हमारे डिस्कशन टॉपिक्स है वो Tally reports, what is the similarity basically between Tally ERP and Tally Prime. कुछ apprehensions हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि हम लोग क्यों अपग्रेड करें, और Tally Prime release 2.1 के कुछ features, and then we will show you that how you can access Tally reports through the browser on your mobile phone. Okay, basically accessing your Tally reports on the mobile. Okay, so कोई questions अगर आपको हो in between तो आप please उसको chat में mention कर दीजिए, and I would love to take up those questions at the end. So some of the apprehensions that can come to you, that why should I change my existing system? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो हम लोग क्यों इसको change करें, क्यों इसको upgrade करें? Okay, नया upgrade करने से there will be a lot of challenges related to the knowledge. नई चीजें आ जाएंगी उसमें, so will I be able to update myself? I'll be able to I would require training, and if I'm a chartered accountant, I have clients who are on Tally ERP, and if their data comes on Tally ERP, I can check and I can work and I can give it to them. But if I migrate to Tally Prime, I will not be able to do this. Okay, so some of these questions can come to your mind, and yeah. Can somebody confirm if my voice is audible? Yes, sir, you are audible. Perfect, thank you. All right, so somebody was saying that I'm not audible. Pankaj ji, please check the details at your end. ठीक है. So कुछ ऐसे questions हैं. If I'm a chartered accountant, so I can have certain questions. If I'm a user, I can have questions like क्यों upgrade करें, training कैसे मिलेगी, upgrades करने में फिर जो challenges आ सकते हैं, how I will be able to solve them. Okay, so let us see some of these questions. Okay, so first of all, अगर आप Tally Prime use कर रहे हैं, okay, अगर आप Tally Prime यूज कर रहे हैं तो अगर उसके साथ में आपको Tally ERP9 भी यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं. उसके लिए आपको कुछ स्पेशल चीज नहीं करनी है. ओके, आपका जस्ट भी सिस्टम पे Tally Prime एक्टिवेट होगा उसी मशीन पे जहाँ पे आपका Tally ERP9 भी इंस्टॉल कर लीजिए और दोनों एक साथ में चल पड़ेगा. I'll just show you how is it working. Okay, so for example ये मेरा Tally Prime है जो मैंने एक्टिवेट कर लिया है. Okay, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो Tally ERP9 है, जैसे मैंने यहाँ पे Tally ERP9 है, यहाँ पे मैं आया और इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ. ओके, तो और कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली आप Tally ERP9 जो है उसको ओपन कर लीजिए. दोनों साथ में आप साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि आपका जो डेटा है वो माइग्रेट हो जाने के बाद Tally ERP टू Tally Prime, आपका डेटा माइग्रेट हो जाने के बाद आप वापस उसको Tally ERP9 में मत लेके जाइए. इट विल नॉट ओपन, वो नहीं ओपन होगा क्योंकि वो डेटा जो है उसका वर्जन चेंज हो जाता है. ओके, सो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा. लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो सीरियल नंबर मेरा यहाँ पे है 488495, वही सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है. मैं अगर हेल्प में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अबाउट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे वही सीरियल नंबर दिख रहा है 88495. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं Tally सिल्वर पे क्लिक करता हूँ तो वहां से भी मुझे इस डिटेल्स मिल जाती है. ठीक है, सो
कुछ नहीं कर मैंने किया, मैं केवल टैली प्राइम में मैंने मेरा लाइसेंस एक्टिवेट किया और उसको मैंने जहाँ पे मेरा टैली ईआरपी था वहीं पे मैंने एक्टिवेट किया और टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम दोनों साथ में ओपन करके काम कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स या कुछ पुरानी चीजें अगर रेफर करना चाहें टैली ईआरपी 9 में, तो उसके लिए इसको आप को एग्जिस्टेंस कहते हैं इसको, लाइसेंस का को एग्जिस्टेंस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, परफेक्ट। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। सो बेसिकली अब सिमिलैरिटी है टैली प्राइम और टैली ईआरपी 9 में, तो सबसे पहले जो भी टेबल्स हैं जैसे बैलेंस शीट है या जो उसका यूजर इंटरफेस है, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, आउटस्टैंडिंग, सो ये सब जो बेसिक डेटाबेस टेबल्स हैं ये सारे सेम हैं। ओके, आपको इसको नेविगेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टैली ईआरपी 9 में DAS करके आप अगर सेल्स रजिस्टर ओपन करते हैं या फिर DAL करके आप डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर में जाते हैं, तो आप टैली प्राइम में भी बिल्कुल उसी तरीके से आप कर पाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर या फिर डिस्प्ले अकाउंट बुक्स सेल्स रजिस्टर, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली टेबल्स में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, just a moment, somebody has unmuted himself, so it is disturbing others. Karan ji, please अपने आप को म्यूट कर लीजिए, thank you so much. Yeah, so basically table wise there is no change. Okay, यानी कि अगर आप कोई रिपोर्ट एक्सेस कर रहे हो, अगर आप कोई अगर आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा। ओके, इट इज एब्सोल्युटली सेम। Okay, the major changes that has been done is into the functionalities, यानी कि जो नए नए फीचर्स जो ऐड हुए हैं, okay, we will see about them. Okay, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी ये सारी चीजें सेम है। शॉर्टकट्स जो है वो थोड़े चेंज हो चुके हैं with some exceptions, जैसे कि हम लोग कंट्रोल ऑल्ट करते थे पहले टैली ईआरपी 9 में, सो अब हम लोग कंट्रोल ऑल्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी काम कर सकते हैं। ओके, कुछ शॉर्टकट कीज जो हैं वो आप थोड़ा फील करेंगे कि चेंज हो गए हैं। जब आप टैली के ऊपर काम करते हैं तो आपको जो फंक्शन कीज हैं F1, F2, F3 वो यूज करने की थोड़ी हैबिट हो जाती है। ओके, सो दैट इज ऑलवेज सेम, दैट आर ऑलवेज सेम। F2 से आपका पीरियड और डेट चेंज हो रहा है। F4 इज फॉर मास्टर्स लाइक ग्रुप या फिर लेजर, अलग अलग रिपोर्ट्स में देखने के लिए। वाउचर एंट्री करते वक्त F5 पेमेंट, F6 रिसीट, तो ये सारी चीजें जो है ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ओके, और जैसे मैंने बताया आपको नेविगेशन जो था, आपकी जो नेविगेशन है वो सेम ही है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे चेंज हो गई हैं। ओके, सो सबसे पहले जो टैली प्राइम का जो फर्स्ट वर्जन आया था दैट वाज रिलीज 1। ओके, सो रिलीज 1 में जो भी यहाँ पे फीचर्स हैं, चेंज व्यू आ गया, हमने चेंज व्यू डाल दिया है हर जगह पे। ओके, डेटा जो है वो ब्राउज कर सकते हैं आप, सिंगल साइन इन कर सकते हैं। ओके, एंड ई इनवॉइस। सो लेट अस सी वन बाय वन। सो सबसे पहले है यहाँ पे गो टू। ओके, सो गो टू बेसिकली क्या है, इट्स अ वेरी आई मीन इसको बोलेंगे कि आप एक रिपोर्ट है या फिर एक ऐसी चीज या एक ऐसा ग्रुप जहां से आप कोई भी एक्टिविटी जो आप टैली में करना चाहें वो कर सकते हैं। अब कोई भी एक्टिविटी यानी कि चाहे आप कोई लेजर क्रिएट करना चाहें, चाहे आप कोई वाउचर क्रिएट करना चाहें, आप कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो, कोई आप मास्टर को अल्टर करना चाहते हैं, ओके, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं टैली के अंदर, वो आप डायरेक्टली गो टू से जा करके भी कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिएट वाउचर करना है, तो मैं क्रिएट वाउचर में गया, इसने F5 पेमेंट ओपन कर लिया है। अब मुझे इसी से मुझे बैलेंस शीट पे जाना है, ठीक है, तो मैं यहीं से बैलेंस शीट में भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब ये एंट्री करते करते अगर मैं बैलेंस शीट में हूँ और मुझे फिर दूसरे वाउचर में जाना है, सेल्स में जाना है, तो हम कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है जब हम काम कर रहे होते हैं, सेल्स एंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे फिर अगर
बॉस ने हमें कॉल किया या बुलाया, या उनको कोई रिपोर्ट देखनी है, उन्होंने हमें कॉल करके बोला कि मुझे कोई भी पार्टी का एक आउटस्टैंडिंग भेज दो, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहीं से गो टू पे जाकर के आउटस्टैंडिंग, लेजर आउटस्टैंडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और वो पार्टी की आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट है वो यहाँ से हम निकाल करके उनको दे सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं एक स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल स्क्रीन ओपन करता चला जा रहा हूँ। ओके, तो ये जो सारी स्क्रीन्स आपने ओपन की हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा शो ओपन रिपोर्ट्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे शो ओपन रिपोर्ट्स जो है ये आपको बता रहा है कि आपने क्या क्या रिपोर्ट्स या फिर वाउचर एंट्रीज या आपने कौन कौन से फंक्शंस बेसिकली आपने ओपन किए हुए हैं। ओके, और उनको अगर आपको क्लोज करना है तो आप एक साथ में यहाँ से क्लोज कर सकते हो, या फिर आप एस्केप एस्केप करके बाहर निकलते जाएंगे। तो जैसे नॉर्मली हम टैली से एस्केप एस्केप करके बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आपको आपकी फर्स्ट स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गो टू में हम कोई भी रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं, डे बुक, आउटस्टैंडिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स, ओके, अकाउंट पेएबल, सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, क्रिएट वाउचर, ये सारी चीजें जो है ये हम लोग यहाँ से गो टू से कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, आप इसको अपने डे टू डे वर्किंग में ले आइए। सो दैट वाज वन इम्पोर्टेंट थिंग। मेन्यू स्टाइल जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे नॉर्मल विंडोज में कैसे मेन्यू लिस्ट आती है, वैसे हमने यहाँ पे एक मेन्यू लिस्ट बना दी है। ठीक है, कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, ठीक है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प। ओके, सो दिस इज मेन्यू स्टाइल। अब यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पे मिल जाएगी। ओके, सो जैसे हम लोग टैली ERP9 में अगर हमें पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो हम लोग कंपनी के अल्टरेशन में जाते हैं और वहां से इसको चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। बट अब हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से जो सिलेक्शन करके उसकी डिटेल्स हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो पहले हमें Alt F3 करके सिक्योरिटी कंट्रोल में जा करके और फिर यूजर्स एंड पासवर्ड जाना पड़ता था। अब वो जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पे आपके फ्रंट स्क्रीन में ही डाल दी हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो कई बार ऐसा लगता था कि वो अंदर जाने के बाद या जैसे हिडन जैसी रहती थी, बट अब वो सारी चीजें जो है आपके स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएंगी। ओके, ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टाइल मेन्यू। इसके लिए मैं एक कोई और दूसरा डेटा लेना चाहता हूँ। एक फीचर और है, जैसे मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि अब पहले क्या होता था कि हमें सी ड्राइव में जाकर के वहां पे टैली में या सी ड्राइव में जाकर के टैली फोल्डर में जाके डेटा में जाकर के फिर हमें जो उसका पाथ आता था वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते थे, d:/टैली ERP9/data, ऐसे हम लोग टाइप करते थे। ओके, अब हमें टैली प्राइम में वो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, जी ड्राइव में जा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने आपका डेटा रखा हुआ है, जैसे मैंने मेरा डेटा 8002 फोल्डर में रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फोल्डर है उसका नाम दिख रहा है और कौन सा फोल्डर है जो आप ओपन कर सकते हैं उसके सामने कंपनी का नंबर दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन पीछे ले जा रहा हूँ अप करके, ठीक है, तो यहाँ पे 8002 है बट उसका स्पेसिफिकेशन है वो फोल्डर लिख के आ रहा है। दैट मीन्स ये जो फोल्डर है ये टैली के रिकॉग्निशन में नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ कंपनी डेटा फोल्डर। ये कंपनी डेटा फोल्डर अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे डेट दिखाई देगा कि इसमें डेटा कब से कब तक अवेलेबल है। Okay, so this is how you will be able to understand see whether this folder is a company data folder या फिर एक नॉर्मल फोल्डर है जहाँ पे कुछ कंटेंट रखा होगा, कोई भी फाइल फोल्डर्स, जैसे कोई भी फोल्डर्स, कोई भी ईमेल डिटेल्स और भी चीजें जो उसमें रखी गई हो सकती हैं।
ओके तो जो फोल्डर आप टैली में ओपन कर पाएंगे, यानी कि जो कंपनी फोल्डर है, केवल उस फोल्डर के सामने ही आपको डेट दिखाई देगा, फ्रॉम और टू। तो अभी जैसे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी सिंपल और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डेटा ब्राउजिंग। ओके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो बता देता हूँ आपको, दैट इज चेंज व्यू। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ तो हर स्क्रीन में आपको एक चेंज व्यू करके बटन दिया हुआ है हर स्क्रीन पे। ओके तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट से रेलेवेंट कौन सी स्क्रीन हो सकती हैं वो आपको चेंज व्यू में मिलेगी। अगर आप यही बैलेंस शीट में ओपन करोगे चेंज व्यू तो वहां पे एक अलग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप यही आउटस्टैंडिंग में ओपन करोगे आपको अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप स्टॉक समरी में ओपन करोगे, मोमेंट एनालिसिस में ओपन करोगे, डेटा परफॉर्मेंस में ओपन करोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ओके सो चेंज व्यू इज वन पर्टिकुलर फंक्शन which can help you to open multiple reports just on a click of a button। एक क्लिक ऑफ बटन पे जो उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ट्रायल बैलेंस में हूँ, ओके यहाँ पे मैंने चेंज व्यू किया और यहाँ पे लेजर वाइज है, मंथली समरी है, ओके इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के साथ में रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो ये मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स जो है वो जो यहाँ से मिल जाएंगे। सो चेंज व्यू जो है वो आप इसको रेफर करिए, आपको हर स्क्रीन पे हर जगह पे ये अलग अलग एक व्यू पॉइंट देगा, ठीक है। ऑलराइट सिंगल साइन इन, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार टैली को क्विक कर ओके सिंगल साइन ऑन का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा है और मैं अब जैसे यहाँ पे मैं इसको लोड पे मैंने रखा हुआ है कि जब मैं लोड करूं तो ये कंपनी मेरी प्री लोड हो और यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड पूछे। ओके तो यहाँ पे मैं एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरी दो कंपनी लोड हो रही है, मतलब एक एपेक्स भी लोड हो गई और एक इनवॉइस कंपनी यानी एक दूसरी कंपनी थी वो भी लोड हो गई। ओके सो बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरा यूजर और पासवर्ड जो मैंने डाला वो दोनों कंपनीज के अंदर कॉमन है। आई विल शो यू। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ अल्टर कंपनी यानी F3 करेंगे और अल्टर कंपनी में जाते हैं तो यहाँ पे मैं एपेक्स इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड एज ए, ठीक है, और इसका जो पासवर्ड भी है वो ए ही रखा है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं जो ये ई इनवॉइस कंपनी है इसको भी ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी देखिए यूजर नेम जो है वो ए है और पासवर्ड जो है वो ए ही है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड डाल दिया। अब मैं फिर सेलेक्ट कंपनी कर रहा हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और अब मैं दूसरे ड्राइव में जाकर के कंपनी ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने एपेक्स इलेक्ट्रिकल्स ओपन किया है इसको ओपन करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड था। ओके वही सेम यूजर नेम और पासवर्ड दूसरी कंपनी में भी है। तो जब हम एक कंपनी को ओपन कर लेते हैं सेम लॉगिन आईडी से तो दूसरा ओपन करते वक्त डेटा वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पूछता, मुझे वही दिखाना है आपको। ओके ई इनवॉइस कंपनी देखिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया। ओके ये डायरेक्ट ओपन हो गया, इसने पासवर्ड नहीं पूछा, ठीक है। क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना
तो कई बार अगर हम काम करते करते अगर बहुत सारे डेटा को ओपन करते हैं, क्योंकि अभी ऑडिट सीजन शुरू होने वाला है, तो हमें बहुत बार जो पुराना डेटा है उसको रेफर करना पड़ेगा और बहुत सारे क्लाइंट्स का डेटा रेफर करना पड़ेगा. तो एवरी टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को बताइए कि सर आप यूजर्स एंड पासवर्ड्स में जाइए और वहां पे एक यूजर जो है वो बना दीजिए हमारा. आप उसको बता सकते हैं कि सर आप tally.net ऑडिटर बना दीजिए और यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी आप उनसे कह सकते हैं कि सर ये tally.net आईडी जो है हमारी, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है. इस तरह से आप इसको सेव करने के लिए उनको बोल सकते हैं. तो जब आप लॉगिन करेंगे आपके एंड पे नॉर्मल भी, ठीक है, तो आप एक ईमेल आईडी डाल करके भी आप इसको लॉग इन कर सकते हैं. आई विल शो यू दैट. इस तरह से कर सकते हैं, या तो दूसरा एक और तरीका है कि आप उनको एक नाम बता दें आपके क्लाइंट्स को, या फिर एक कॉमन नाम रखिए. जिससे हमने ए रखा हुआ है. ओके. तो जो ईमेल आईडी है उसको बैकएंड से थोड़ा सा एक प्रोसेस करके रखना पड़ेगा. ठीक है. बट आप इसको देख लीजिए यहाँ पे. बेसिकली अगर आप एक यूजर नेम मेंशन कर देते हैं आपके क्लाइंट को, एनीथिंग लाइक प्रकाश, प्रमोद, प्रशांत, संजय, विजय, एनी ईमेल आईडी, एक कॉमन नेम आप उनको बता दीजिए कि आप ये मेरी ईमेल आईडी है और ये मेरा नाम या ये पासवर्ड आप अक्रॉस आपके सारे क्लाइंट्स को बता दें कि आप यही रखिए. तो इससे क्या होगा कि आपको पासवर्ड जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है और आपका बेसिकली जो वर्क है वो भी आप असाइन मतलब आप डिवाइड कर पाएंगे कि आपने जो एक्टिविटी किया है ऑडिट से रिलेटेड या फिर वाउचर या एनालिसिस या वेरिफिकेशन, तो वो सारी चीजें जो है आप सेग्रीगेट कर पाएंगे बड़ी आसानी से. ओके. सो सिंगल साइन ऑन जो है उसको एनेबल करने के लिए क्या करना है आपको, जब आप ईमेल आईडी मेंशन कर दें तो F1 में जाइए और F1 में यहाँ पे सेटिंग्स में एक कनेक्टिविटी बटन है. कनेक्टिविटी. ठीक है. आई एम सॉरी, कनेक्टिविटी नहीं, स्टार्टअप. जी, स्टार्टअप करके ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप. ठीक है. और enable auto login for company with the same credentials. ठीक है. सो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको एंटर करना है और इसको यस करना है. ठीक है. इसको आपको एंटर करके यस करना है. अगर ये नो होगा तो अगर आप दूसरा कंपनी लोड करोगे तो आपको वो पासवर्ड पूछेगा. अगर आप इसको यस कर देते हैं तो सोचिए आपका एक यस, छोटा सा यस करने से कितना सारा टाइम आप अपना बचा सकते हो. ठीक है. सो ये आप एक फंक्शन है, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हो तो प्लीज आप उसको सेटिंग्स में जाकर के स्टार्टअप में जाकर के इनेबल कर लीजिएगा ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद द सेम क्रेडेंशियल्स. ठीक है. इससे आपका बहुत टाइम बचेगा. ओके. सो दिस वाज सिंगल साइन ऑन. देन URMP एंड TCS इज आल्सो पार्ट ऑफ 206C जो है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टैली प्राइम. ठीक है. And e-invoice, of course, e-invoice is also available in Tally Prime. We will take a separate session on how to configure e-invoice and how to make e-invoice from Tally. Okay. So this was about the Tally Prime Release 1 functionalities. Now let us see some of the functionalities in latest offering, which is Tally Prime 2.1. So first is I'll just open another data with some more information. Okay. All right. So generally जब हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं या I'll start from ट्रायल बैलेंस. तो जब हम ट्रायल बैलेंस ओपन करते हैं तो हमको इस तरह से दिखाई देता है. ओके.
अब मान लीजिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपके पास 40 क्लाइंट हैं, 50 क्लाइंट हैं, तो हर बार आपको F12 में जाकर शो ओपनिंग बैलेंस, यस, शो ट्रांजैक्शंस, यस, एंड डिटेल्ड, ओके, एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कुछ 6-7 चीजें आपको ऐसे करनी पड़ती हैं हर बार, ठीक है। और फिर आप जैसे ही बाहर आए तो ये वापस एज इट इज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप कभी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इन सब चीजों में कितना हमारा टाइम वेस्ट होगा। कि एक बार मैंने एक रिपोर्ट ओपन किया और फिर बाद में उसको देखने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद हम वापस आए और वापस से, तो जितनी बार हम ये रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं उतनी बार हमें ये F12 में जाकर के हर बार ये कॉन्फ़िगरेशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स जहाँ पे आप ये F12 में जाकर के ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप सेट करते होंगे, ठीक है। और क्या होता है कि एवरी टाइम जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ये जो रिपोर्ट होती है ये वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है, ओके। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया हुआ है Ctrl+L या फिर सेव व्यू, ठीक है। सो सेव व्यू जो है इसके थ्रू हम कोई भी रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, ठीक है, डिटेल्ड ट्रायल, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको यस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2-3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा आ गए कि डू यू वांट दिस फंक्शन फॉर all the companies or you want to use only for this company? So I'll say all companies, okay. Save with master or selected open report, ये इस पर्टिकुलर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। अब यहाँ पे मैंने डिटेल ट्रायल बैलेंस जो था ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं जब ट्रायल बैलेंस में जा रहा हूँ तो मुझे उसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज व्यू में मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है डिटेल्ड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये चेंज व्यू से हो सकता है और ये गो टू से भी हो सकता है, विच इज मच मोर इजियर। तो अब सोचिए कि अगर आपने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, स्टॉक समरी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में ट्रेंड एनालिसिस होता है, मूवमेंट एनालिसिस होता है, आउटस्टैंडिंग में आप कुछ रिपोर्ट्स की फिल्ट्रेशन लगाते हैं। तो इस तरह से आप इन सारी रिपोर्ट्स को सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर में अपनी दूसरी कंपनीज पे काम करने के लिए। आप अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप पहले से ही ऐसे रिपोर्ट्स को बना करके रख सकते हैं सारी कंपनीज के लिए कि आपको कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आपको रेफर करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो ऑडिट अगर आप केवल रिपोर्ट बनाने के लिए लगाते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए, आपके आर्टिकल के लिए जो नए आए हैं। आप उनको सिंपली बोल सकते हैं कि गो टू में जाना और वहां पे मैंने सीए नाम से 5 रिपोर्ट या 8 या 10 रिपोर्ट मैंने बना रखी है, ओके। क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आप बनाते हो ये इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो नाम है ना ये आप चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सेव व्यू पे क्लिक करते हैं इस रिपोर्ट पे तो यहाँ पे डिटेल ट्रायल बैलेंस जो लिख के आ रहा है इसके आगे आप नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑडिट। और इसको आप यस कर दीजिए और यहाँ पे ऑल कंपनीज ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो सबऑर्डिनेट होगा उसको आप बता सकते हो कि आप वहां पर जाना और ये नाम से फिल्टर करके जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सेव व्यू में आप वो सारी रिपोर्ट्स को एक बार ऑडिट करने के लिए एक्सपोर्ट कर लेना। तो इससे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा और जो ऑडिट भी है वो काफी इफेक्टिव होगा। यस यस यस, ठीक है। सो ये तो मैंने एक ट्रायल बैलेंस के लिए बताया, ठीक है। इस तरीके से आप और बहुत सारी रिपोर्ट्स है जहाँ पे ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिल्टर लगाना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कैश ट्रांजैक्शन है 269 एसएस के लिए जो 10,000 के ऊपर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कैश बुक में, ओके, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, कैश बुक, फिर यहाँ से हम लोग
जैसे यहाँ पे दो मेरे पास 2 लेजर हैं, तो मैं बेसिकली डे बुक से जाना चाहूंगा उसके लिए, तो मैं डे बुक में जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, या पहले ऑल्ट F12 कर देते हैं। तो ओके, आपको मैं एक और टिप बता रहा हूँ, जब भी आप फिल्टर लगा रहे हो ना, तो फिल्टर लगाते वक्त आप यहाँ पे जो आपका फिल्टर है वो एक छोटे डेटा पे लगाइए। ओके, और उसके बाद जो डेट है उसको एक्सपांड करिए। ओके, वापस बता रहा हूँ मैं कि जब आप फिल्टर लगा रहे हैं तो फिल्टर जो है वो एक छोटे डेट पे लगाइए। जैसे अभी मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ, तो मैंने केवल एक दिन सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर 13 मार्च। यहाँ पे मैं ऑल्ट F2 कर रहा हूँ, सॉरी ऑल्ट F12 कर रहा हूँ। वाउचर हैविंग ledger amount greater than 10,000 and vouchers having ledger's name containing cash. ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 13 मार्च के लिए फिल्टर लगाया। अब मैं जो उसका पीरियड है वो चेंज करूंगा, अप्रैल से लेकर के मार्च। तो यहाँ पे मुझे कुछ पेमेंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ सेल्स एंट्रीज वगैरह जो हुई है वो भी आ रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज, और हम यहाँ पे केवल क्रेडिट एंट्रीज ले लेंगे, या फिर हम केवल अकाउंटिंग एंट्रीज ले लेंगे। ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज विल आल्सो हेल्प अस, क्योंकि ओनली अकाउंटिंग एंट्रीज जो है दैट विल नॉट अफेक्ट द इन्वेंट्री, ठीक है। परफेक्ट। सो ये जो रिपोर्ट है, अभी पहले हमने क्या किया, पहले हमने फिल्टर लगाया और बाद में हमने डेट एक्सपांड किया। अब जिस भी तरीके से आप करते हैं आप करिए उसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप इस रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बेसिकली मेंशन कर सकते हैं कि कैश पेमेंट्स अबाउट 10,000 या फिर मोर देन 10K, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। Just a moment. What I'll do is I'll go inside the cash book, account books, cash book. इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, ठीक है, इसलिए आई विल नॉट बी लाइक, स्टिल मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। वाउचर्स हैविंग vouchers having ledgers name containing cash and total and voucher having ledger amount greater than 10,000. ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट किया हुआ है 10,000 से अबव वाला, 30,000 का एडवर्टाइजमेंट, कन्वेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो ट्रांजैक्शन है ये आपको यहाँ पे आ गई। ओके, सो अगर आप केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप F12 करिए, सॉरी बेसिस ऑफ वैल्यूज करिए और केवल क्रेडिट एंट्रीज ले लीजिए। कंट्रोल ए करिए और केवल क्रेडिट एंट्रीज आपको दिखाई देगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। सो कैश अबाउट 10, कैश पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स अबाउट 10K, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, तो आपको ये हर कंपनी में रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। अब इसलिए
इस रिपोर्ट को ऑल कंपनीज के लिए सेव कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सेव कर लेंगे, अब जब आप गो टू पे जा रहे हैं तो आपको ये जो रिपोर्ट है कैश पेमेंट्स अबाउट 10,000, ये आपको just a minute, account books, cash, okay, so I'll show you this report once again. Actually यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज थी जो मैंने मिस कर दी। अब यहाँ पे जब मैं Alt F12 करके vouchers having ledger amount greater than 10,000, okay, and voucher having ledgers with name containing कैश, ठीक है। ये रिपोर्ट हमने फिल्टर लगा ली है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हमें यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाकर के केवल क्रेडिट एंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओनली क्रेडिट एंट्रीज। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस फिल्टर हो गए 10,000 के अबव वाले कैश के अंदर से। अब यहाँ पे जब हम सेव व्यू करेंगे, ठीक है, सो यू हैव टू कैश पेमेंट मोर देन 10K। तो ये जो ऑप्शन है सेव व्यू फॉर ऑल कंपनीज एंड सेव विद मास्टर सेलेक्टेड टू ओपन दिस रिपोर्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको यस करना है। अगर आप कोई स्पेसिफिक लेजर या ग्रुप या मास्टर का फिल्ट्रेशन लगा रहे हो तो आपको ये जो फंक्शन है सेव विद सेलेक्टेड मास्टर, ये आपको यस करना जरूरी है, ओके। अगर आप कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर आपने लगाया हुआ है कि आप खाली ये अप्रैल 21 से लेकर के मार्च 2022 तक ही देखना चाहते हैं और उसी रिपोर्ट को आपने ओपन किया है, तो आप ये क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए यस कर सकते हैं। तो जिस भी कंपनी में आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे तो आपको वही डेटा दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन में डाला। जैसे मैं वापस गो टू में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे केवल क्या करना है, पीरियड चेंज करना है। देखिए केवल मुझे ये वही रिपोर्ट दे रहा है। अगर मैंने ये पीरियड भी सेव कर लिया होता तो ये मुझे पीरियड के साथ में वो रिपोर्ट दिखा देता। I'll just show you this again, यानी कि ये जो क्वेश्चन है सेव विद सिलेक्टेड पीरियड, इसको अगर मैं यस कर लेता हूँ, ठीक है, यानी ये मैंने पूरे इसके लिए दे दिया है साल के लिए। अब अगर मैं कोई दूसरी एक रिपोर्ट में जा करके फिर इसको ओपन करते हैं, सो दैट विल बी easy for you to understand. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में मैं जा रहा हूँ आउटस्टैंडिंग में और यहाँ पे मैं रिसीवेबल्स पे खड़ा हूँ। अब मैं यहाँ से गो टू पे क्लिक करके कैश पेमेंट्स मोर देन 10,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक क्लिक के ऊपर ये मुझे लास्ट जो मेरा मार्च से लेकर अप्रैल से लेकर के मार्च तक की जो भी कैश पेमेंट है वो मुझे एक क्लिक के ऊपर आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है ये, टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है इसमें, ओके। और अगर आप कोई भी आप चीजें यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी अगर आप कोई भी यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो यही है कि आपका जो टाइम है वो एकदम सेव होना चाहिए। सो आप अच्छी तरीके से यूज करिए टैली प्राइम, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ओके। सो let me just show you few more things, okay, and I will take up the questions. तो ये जो सेव व्यू है इसको आप कुछ और एग्जांपल्स जो है वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। आप 6 months का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट निकालना चाहते हैं वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट ओके। तो ये कुछ और भी चीजें हैं जो आप आपके क्लाइंट को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप ये जो रिपोर्ट है आप सेव कर लीजिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उनके यहाँ पे क्लाइंट के यहाँ पे ऑडिट करने जाएंगे तो दैट विल आल्सो सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है।
So next is GSTR1 जो है लेटेस्ट इसमें वैलिडेशन। GSTR1 इज जो अपडेट्स आए हैं कि आपको HSN वाइज टैक्सेस वाइज आपको जो बाइफिकेशन चाहिए वो सब इसमें हमने अवेलेबल करा दिया हुआ है। ओके, GSTN वैलिडेशन जो है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन हमने दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज उसके लिए आपको एक ऑथेंटिक डिटेल चाहिए, आपको एक ऑथेंटिक करेक्ट GSTIN चाहिए। ओके, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप उसको कहाँ चेक करेंगे। बेसिकली आप जब भी मास्टर्स में जाते हैं, अगर आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप मैं कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट से दिखा देता हूँ। तो लेजर्स में गए आप, ठीक है, यहाँ पे लेजर्स में एक एक्सेप्शन रिपोर्ट्स है। यहाँ पे देखिए पार्टी अपडेट पार्टी GSTN, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल आइटम्स ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जिसने भी पार्टियों के आपने GSTN नंबर्स नहीं डाले हैं या इनकरेक्ट डाले हैं वो आपको यहाँ पे सारा दिखाई देगा, ठीक है। या जहां जहां पे ये एप्लीकेबल हो सकता है बिकॉज इट इज शोइंग मी दी सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स की पार्टीज, ठीक है। तो ये आप अगर ग्रुप वाइज देखना चाहें, जैसे कि आप सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स ऑल आइटम्स, तो आपके सन्ड्री डेटर्स जो है उसके सारे GSTN यहाँ से दिख जाएंगे। और यहाँ पे गेट GSTIN UIN इन्फो, ठीक है, इसको आप क्लिक करिए। और मेरे यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो उसमें कोई ऑथेंटिक GST नंबर नहीं डला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। ओके, आपके एंड पे आप इसमें एक सीरियल नंबर, आपका जो भी GST नंबर है उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं टैली को, और आप इससे देख सकते हैं। आपको एक वन टाइम कनेक्शन करना होता है। आप उसकी जो वीडियो की लिंक है मैं आपको चैट में शेयर कर दूंगा। एक आपको 2 मिनट का लॉग इन करके केवल आपको टैली एज अ USP यानी कि सॉरी टैली एज अ GSP जो है, जो GST सुविधा प्रोवाइडर आपको सेलेक्ट करना है, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसकी वीडियो जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी। ओके, तो इसी तरीके से आप HSN वैलिडेशन भी कर सकते हैं जब आप स्टॉक आइटम अल्ट्रेशन के अंदर हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है स्टॉक आइटम जो हम ले रहे हैं उसका जो HSN नंबर है वो सही है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मोर डिटेल्स करके यहाँ पे GST HSN SSC ये भी यहाँ पे एक्चुअली मेरे इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जैसे मैंने बताया मेरा टैली जो है वो किसी GST साइट से अभी कनेक्टेड नहीं है। बिकॉज इट GST साइट से कनेक्ट करने के लिए हमें एक करेक्ट GSTIN चाहिए होता है, एक ऑथेंटिक GSTIN चाहिए होता है। ओके, कनेक्टेड एक्सपीरियंस फॉर ई-वे बिल। जब भी आप टैली जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि ई-वे बिल जो है वो डायरेक्टली टैली से कैसे बन जाता है। तो मैंने उसके लिए एक कंपनी ही क्रिएट कर लिया था, ठीक है, ई-इनवॉइस कंपनी। जब हम लोग यहाँ पे बेसिकली एंट्री करते हैं कोई भी, ठीक है, तो एंट्री करते वक्त क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था वो कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही कर दिया हुआ है, जिससे जो कनेक्टिविटी के बारे में मैं बात कर रहा था। और नॉर्मली जैसे हम लोग एंट्री करते हैं वैसे मैंने एंट्री कर ली, यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन कर दी, ठीक है, करेक्ट सप्लाई एक्सेट्रा। मैंने आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसमें IGST दिखा दिया, और यहाँ पे प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल्स जो है वो मैंने ले लिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है ये ऑटोमेटिकली, ये एंट्री जो है ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको केवल ये जो एंट्री है उसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है IRN एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेज डेट, ये उसमें पहले से ही आपको प्रिंट होके दिखेगा। ये देखिए, तो ये आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट डेट, ई-इनवॉइस का जो QR कोड का जो डिटेल्स है
वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे ई वे बिल नंबर जो होता है इनवॉइस पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आता है, ये वाला जो ई वे बिल नंबर है ये, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जो ई वे बिल जो है वो भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसी में ये जब हम सेकेंड पेज पे जा रहे हैं तो जो ई वे बिल का पार्ट ए है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी डू दी सो ये जो कनेक्टिविटी कनेक्टेड एक्सपीरियंस वाली जो चीजें हैं, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, तो ये जो चीजें हैं ये हमारा एक्चुअली सारे जो अपग्रेड्स अपडेट जो भी है ये सारे टैली प्राइम के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Are you able to see my screen? यहाँ पे आपको मेरा मोबाइल फोन जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सर एक बात पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। ये इनवॉइस हम अपलोड करते हैं ना, तो कोई रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट हो जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए रिजेक्ट हो गया इनवॉइस सिस्टम से, तो उसको फिर क्या करूंगा, कैसे इसको सही किया जाता है, थोड़ा बताइए। नहीं, आपको ये देखना है कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ ना, आपको उसका तो रीजन भी लिखता है। तो रीजन लिखा रहेगा। तो वो रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रीजन क्या है, ऐसा है, तो फिर आप पेपर नहीं सर, जो रीजन है समझ में आ गया, उसको मैं सही कर दिया, तो उसके बाद वापस से अपलोड करिए बिल को करेक्ट करके। नहीं, एक एक है वो हो नहीं पाता है, वो एकदम रिजेक्ट हो गया है, तो उसको कैसे, क्या वो रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा कि कैसे मैनेज किया जाएगा फिर ना उसको? वो तो कैंसिल तो 3 दिन के बाद होता है, 3 दिन के अंदर में, लेकिन ज्यादा दिन हो जाता है, वो उसको क्या करेंगे? नहीं, अगर आपका 3 डेज से ज्यादा है, हाँ, ठीक है। अभी देखिए ये मैं 1 मिनट में आपकी क्वेरी लेता हूँ। आई विल जस्ट शो यू समथिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है। जी सर। देखिए ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टैली सॉल्यूशंस, ठीक है। टैली सॉल्यूशंस मैंने टाइप किया जी सर, और उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लॉगिन है जी। तो लॉगिन में बेसिकली आपको एक लॉगिन आईडी जो रहेगी आपकी वो आप यहाँ पे सेव करके रख दीजिए। ओके, मैंने लॉगिन किया और एक जो मेरी कंपनी है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। जी सर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टैली पे जाते हैं एक बार। लेट अस गो ऑन टैली प्राइम। ठीक है, तो जो कंपनी जिसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो है एपेक्स इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। जी सर। यहाँ पे एक कनेक्ट बटन है, इसको जैसे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। अब हम मेरे फोन का स्क्रीन लॉक हो गया है। ओके, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे एक और कंपनी आ गई, ठीक है। जी। और ये वाली जो डेटा है ये हमें इस टैली से हमें मिल रही है, इस एपेक्स इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं समझो कोई भी रिपोर्ट ओपन करता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर रिसीवेबल्स, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो कॉमन रिपोर्ट्स हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, रजिस्टर्स अगर हम देखना चाहें, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, फॉरेक्स रिपोर्ट, स्टॉक आइटम रिपोर्ट, स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैसा दिखाई देगा, आपको केवल उस पर टच करना है और आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नीचे ग्रैंड टोटल भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसको हाइड करूं, आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल वगैरह सब दिखाई देगा, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्केल फैक्टर्स दिया हुआ है अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो, और कोई स्पेसिफिक आइटम को अगर देखिए यहाँ पे ये जो ओपन हो रहा है, ये सारा आइटम ओपन हो रहा है, यानी कि कोई मेरा स्टॉक आइटम है उसकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं बेसिकली। अपने मोबाइल के ऊपर मैं टैली को अपने देख पा रहा हूँ। ओके, और इसके लिए मुझे कोई खर्च भी नहीं करना है, केवल जो मेरा जो टैली है, ओके, वो उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑन होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से अब। और बहुत ही सिंपल है अडॉप्ट करने के लिए। आपको केवल आपकी आप एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए, tallysolutions.com, एक वेब पेज ओपन कर लीजिए, टैली सॉल्यूशंस की साइट वहां पे ओपन करके आप लॉग इन करिए, और लॉग इन करने के बाद अपना यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालिए। ठीक है, तो आप इसको लॉग इन करके आप यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी, जैसे अभी यहाँ पे मैंने अ मिनट अगो ये कंपनी हमने कनेक्ट करी है। ठीक है, ये इसको मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे भी हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे मैं बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई दूसरी रिपोर्ट, चेंज रिपोर्ट में जाकर के आउटस्टैंडिंग ओपन करना चाहूँ, या फिर ट्रायल बैलेंस ओपन करना चाहूँ, तो हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, कुछ चीजें जो हम एक बाइफिकेशन कर रहे हैं टैली प्राइम और टैली ERP9 का। ठीक है, सो जो स्टेटस ऑफ डेटा है हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है डेटा पाथ को। हम यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं कोई भी ड्राइव से जाके। ओके, मल्टीपल इंस्टेंसेस हमें टैली ERP में ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीटास्किंग हम लोग कर सकते हैं एक सिंगल इंस्टेंस से ही, और इससे क्या होगा कि जो हमारा मेमोरी है वो कंजम्पशन नहीं होगा और हमारी इफेक्टिवनेस भी आएगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि आप कोई रिपोर्ट पे है, बैलेंस शीट पे या ट्रायल बैलेंस पे, या कोई भी आप आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं, स्टॉक समरी या सेल्स रजिस्टर देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक सेल्स एंट्री करनी है या एक वाउचर एंट्री करनी है, तो आपको फिर पूरा बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे Alt G करके आप क्रिएट वाउचर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या होता है कि हर बार पाथ जो होता है वो याद रखना पड़ता है। आप टैली प्राइम में आपको पाथ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो भी अभी एनहेंसमेंट्स होंगे आगे, ओके, GSTN में जो भी चेंज होंगे, या फिर जो अगर HSN कोड चेंज होता है, अगर कोई रेट चेंज हो जाता है कोई प्रोडक्ट का 5%, 12.5%, 28%, 18% से कोई रिमूव होकर के 12% रेट में जा रहा है, तो ये सारे जो चेंजेस होंगे ये सब कुछ हम टैली प्राइम में ही देखेंगे। ये हम टैली ERP9 में अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टैली ERP9 का जो डेवलपमेंट है वो क्लोज हो चुका है। अब सभी जो भी चेंजेस होंगे वो सब टैली प्राइम में ही होंगे, और सभी जो यूजर्स जिनका सब्सक्रिप्शन ऑन है उनके लिए टैली प्राइम जो है अपग्रेड फ्रीली अवेलेबल है। आपका केवल सब्सक्रिप्शन ऑन होना चाहिए, आप टैली प्राइम में फ्रीली माइग्रेट कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट डे से इमीडिएटली आप ई-वे बिल, इनवॉइस बनाना शुरू कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने मेंशन किया हुआ है। आई विल टेक अप दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट। ओके, which company auto start when Prime opens? कंपनी कोई भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो ही वो आपको ऑटो स्टार्ट मिलेगा। ठीक है, और वो हम F1 में है अभी, टैली प्राइम में F1 में
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश जी का, कैन वी गेट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन? Kamlesh sir, actually, video recording is, I'll try to get it, okay. But actually, this is, we just get the link and we deliver. Okay, I'll try to get the video recording. All right, so I don't see any question. Is there any question? I hope I was able to do some add value to your knowledge on Tally. There will be more things. There will be more things, you know, in the pipeline, and yes. Okay. Fine, Kamlesh sir. I'll try to get it. I'll get. But trust me, it is not required. I would rather suggest you to. I would rather suggest you to just go and check some of the buttons like go to and any other buttons which is available on the right hand side. So it's actually give you a lot of perspective on its own, rather than going for this video another hour. I think it's better if you just take up some action points, some actionable for you after the session, that okay, I have learned these 2-3 things from this session. And if you implement that immediately in your practice, so I think that will help. Sir, I have a question about e-invoice rejection. Sorry? Can you explain me how to solve the problem? So you have to do the correction of the bill, and then you have to upload that. Where there is no reason, only rejected by invoice system. How to do that? So there has to be some reason. Then you can actually share those information that this particular invoice got rejected and there is no reason. So if you can just share some of these information, then we will check from our backend team. What to do? You can mail it to. I have to pass a reverse entry or what? You don't have to pass a reverse entry. You need to edit that entry and then upload the invoicing details again. Okay. Okay. So, for example, see, actually, अगर कोई भी error है ना, which is so here send. So for example, यहाँ पे go to में ही जाते हैं और यहाँ पे e invoice type कर दिया मैंने. ठीक है, so I get the e invoice report. Okay. Now here there's a register, IRN register. Okay. So it shows rejected by e invoice system. Okay. So you press just say Alt F1 and then you see what is the return reason for the rejection. It says duplicate IRN. So that means this invoice number has already been generated and is already been taken. Okay. You might have duplicated that invoice by using Alt 2. In that case, what to do? In that case, what to do? So you'll have to delete this invoice and create another invoice and send that invoice again. अच्छा, delete this invoice. Yes. अच्छा, ठीक है सर. तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो रिजेक्ट हो गया मेरा, मैं अपलोड किया 300 इनवॉइस अपलोड किया, उसमें 4 रिजेक्ट हो गया और 17 मिसमैच हो गया. तो पता नहीं कैसे वो उसको चेंज कर दिया. इनवॉइस पे जा करके Alt F1 करिए और आप चेक कर लीजिए. ये आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में भी मिल जाएगा कि आपका इनवॉइस क्यों रिजेक्ट हुआ. ओके. और फिर आप वो इनवॉइसेस को करेक्ट करके या फिर डिलीट करके या कैंसिल करके री एंटर करिए और फिर वापस उतने इनवॉइसेस को ही आप रीसेंड करिए. और वो केवल स्पेसिफिक इनवॉइस को अगर आपको सेंड करना है तो आप एक्सचेंज बटन में जाएंगे और यहाँ पे सेंड ई इनवॉइस सेलेक्ट करिए. तो आपको वही इनवॉइसेस दिखेंगे जो सिंक नहीं हुए हैं IRN पोर्टल के साथ में. ओके. IRN नहीं, IRP पोर्टल के साथ में जो सिंक नहीं हुआ है, आपको वही ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे. ओके जी, ठीक है. ठीक है सर. वो मेरा क्वेश्चन वही था कि सेम रीजन था, डुप्लीकेट आया, वही रिजेक्ट हो गया. तो उसमें
तो उसको डिलीट करना पड़ेगा ना सर, तो न्यू जनरेट डिलीट करना होगा या फिर कैंसिल करके वापस री एंटर करना होगा? कैंसिल का टाइम नहीं है, 3 दिन के अंदर में कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये तो काफी दिन हो गया, 1 महीना हो गया है। नहीं तो फिर आप इतने दिन तक उसको वेट मत करिए ना, आप support@tallysolutions.com तो नया नया करता हूँ ना, उसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा हो गया सर। और जैसे सर जून का सेल हुआ तो जुलाई रजिस्टर 1 जाता है 11th को जून का, तो मैं अपलोड किया नहीं था जून का, अभी 8 तारीख 7 तारीख को अपलोड किया, वो मैनेज हो जाएगा ना? आपको देखिए, जब आपका इनवॉइस का डिटेल, अगर आपको 72 यानी कि 3 डेज में आपको जो इनवॉइस है वो आपको सिंक करना चाहिए IRN के साथ में। अगर नहीं किया तो मैं दूसरा महीना में किया ना, रजिस्टर 1 का पीरियड है अभी 11 तारीख को, मैंने कर दिया 8 तारीख को 7 तारीख को, वो क्या प्रॉब्लम होगा? आपने नहीं किया तो उसके जो क्या उसके चार्जेस या उसके क्या इंटरेस्ट या पेनल्टी है, वो तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा, आपके टैक्स प्रैक्टिशनर ही बता पाएंगे। अच्छा, तो इस बार तो अगले बार तो नहीं करूंगा, तो नया नया करता था, वो एक्चुअली हो नहीं पाया था, मैंने उसको बाद में किया। ओके, सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ F12 सेटिंग नॉट सेव्ड गिव द सॉल्यूशन। इफ F12 सेटिंग इज नॉट सेव, मैं तो समझा नहीं ये सुप्रिया जी क्वेश्चन, कि F12 सेटिंग सेव नहीं हो रहा है। F12 सेटिंग जो है अगर आपका सेव नहीं हो रहा है तो एक आपके टैली फोल्डर के अंदर से config.tsf फाइल है, उसको आप डिलीट कर दीजिए, टैली को बंद करके वापस चालू करिए और फिर वर्क करिए, हो जाएगा। config.tsf, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है, इज इट पॉसिबल सेल्स रजिस्टर रिपोर्ट विद एक्सेल रिपोर्ट ऑफ एनी पार्टी विद HSN कोड? आपकी क्वेरी क्लियर नहीं है, बट आई थिंक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको HSN कोड वाइज आपको सेल्स रजिस्टर जो है वो एक्सपोर्ट करना है, इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस। तो आप जो सेल्स रजिस्टर को एक्सपोर्ट करोगे, ओके, तो जैसे आप सेल्स रजिस्टर पे गए, सेल्स रजिस्टर मैंने कॉलमनार बना ही लिया है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे करंट रिपोर्ट, तो कॉन्फ़िगर करते वक्त यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर पाइवोट टेबल, ठीक है, इसको आप यस कर दीजिए एंटर करके, एक्सपोर्ट फॉर पाइवोट टेबल, और उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आप पाइवोट बना करके आप सेल से एक्सपोर्ट करने के बाद पाइवोट बना करके आप इसको बड़ी आसानी से ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, राइट, ठीक है। तो यही सोल्यूशन है उसका कि आप एक्सेल एक्सपोर्ट करते वक्त कोई भी कॉलमनार रजिस्टर, परचेज रजिस्टर या सेल्स रजिस्टर, पाइवोट वाला जो ऑप्शन है वो सेव कर लीजिए और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। So thank you so much everyone, it was pleasure connecting with all of you, and we will connect again next week.